जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। Okay, so today is lecture number 9. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द अपर क्लास सिंड्रोम, द सर्वाइकल आवाज सिंड्रोम। बहुत हल्की आ रही है, आवाज नहीं आ रही? बहुत हल्की सी आ रही है। जी बेटा, अब आवाज आ रही है? जी सर। अब ओके। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सर्वाइकल सिंड्रोम्स के बारे में, ठीक है। अपर सर्वाइकल सिंड्रोम, मिड सर्वाइकल सिंड्रोम और लोअर सर्वाइकल सिंड्रोम। और फिर हम लोगों ने बात की थी अबाउट द जेंडास क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि उसमें किस तरीके से सिंड्रोम्स को डिवाइड किया है इनटू अपर एंड लोअर क्रॉस सिंड्रोम। हमने अपर क्रॉस सिंड्रोम को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, ठीक है। बच्चों, वो लेक्चर आप लोग बार बार सुन सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये वाला डिसफंक्शन किस वजह से आ रहा है, किस मसल की टाइटनेस की वजह से आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैं उसी तरीके से आप लोगों का वाइवा लूंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है बच्चों। और उसके लिए सबसे अच्छी मैंने ये सोचा था कि आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो रिगार्डिंग अपर एंड लोअर क्रॉस सिंड्रोम में दूं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई मतलब बुक की थ्योरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है कि जी अपर क्रॉस सिंड्रोम ये होता है और लोअर क्रॉस सिंड्रोम ये होता है। आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने अपने घर में कोई भी इंडिविजुअल हो, ठीक है, जो कि लेट्स से कि ऑक्यूपेशन रिलेटेड या स्टूडेंट हो, ठीक है, या जैसे मतलब फादर हैं या मदर हैं, अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं रिलेटेड टू देयर कॉन्टिन्यूस पोस्चर, मतलब जिसमें उनको कॉन्टिन्यूस एक पोस्चर में रहना पड़ता है, तो आप लोगों ने उनमें डिटेक्ट करना है कि अपर क्रॉस सिंड्रोम इज देयर और नॉट, ठीक है। मतलब अपर क्रॉस सिंड्रोम भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसको डिटेक्ट करने का तरीका जो है वो मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अपर क्रॉस सिंड्रोम में मसल्स, किन मसल्स के लेंथ को कैसे चेक करना है, ठीक है। जब ये आज का लोअर क्रॉस सिंड्रोम का लेक्चर हो जाएगा तो फिर मैं अपर और लोअर क्रॉस सिंड्रोम दोनों में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने मसल्स की लेंथ को कैसे चेक करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि जी किस साइड का मसल टाइट है और किस साइड का मसल नहीं टाइट, ठीक है। जी बेटा, समझ आ गई? ओके सर। जी सर। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज का हम लोगों का लेक्चर 9 है, इसमें सर हम लोगों ने। जी बेटा। सर मैंने आपके साथ एक केस डिस्कस करना था सर। वो जिस तरह ये जो आप अपर सिंड्रोम से आप बता रहे हैं, तो मुझे एक केस याद आया कि मेरी फैमिली में एक थे, तो उनके ना बहुत ज्यादा ना वो मतलब आगे होके बैठती थी और स्लाउच पोस्चर के साथ ना। तो वो बताती थी कि उनका अब इतना ज्यादा उनकी जो है ना शोल्डर में पेन रहती है कि उनसे अब सीधे होके नहीं बैठा जाता। तो सर मैंने उनका जब चेक किया ना, तो सर इतने ज्यादा उनके ट्रैप्स टाइट थे कि उनसे मतलब बिल्कुल भी पीछे नहीं हुआ जाता था। तो उनको मैंने ना मसाज और जो है ना हॉट पैक जो है ना उनको बताया था। तो उन्होंने जब उसके बाद ये किया ना, तो वो कहती है मुझे इतना ज्यादा इससे सुकून मिला। और उसके बाद वो कहती है कि पहले जो मेरे से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हुआ जा रहा था, तो उससे मुझे वो भी फर्क पड़ा। जी ठीक है, दैट इज गुड, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अब आपने डिटेक्ट किया, मैं आप लोगों को फर्दर डिटेल्स बताऊंगा कि आप लोगों ने क्रॉस सिंड्रोम में जितने भी मसल्स हैं उनकी लेंथ को कैसे चेक करना है, ठीक है। तो वो आप लोगों की एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को वीडियो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा ना, ठीक है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी भेज दूंगा, तो वो आप लोग साथ साथ देखते भी चाहिएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ आएगी वो मतलब साथ में वीडियो स्टार्ट करके तो वो वैसे वैसे करता जाए जैसे मैं कर रहा हूँ, और डिटेक्ट करता जाए कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स,
ठीक है। जी सर। सर यूनिवर्सिटी ओपन होने के बारे में सर कह रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा? क्या कह रहे हो बेटा? सर कह रहे हैं ना कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी, अब ये सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी तो फिर सर हमें नहीं बुलाएंगे कि नहीं? हाँ जी बुलाएंगे बेटा। अगर तो गवर्नमेंट ने कह दिया ना कि इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं तो आप लोगों को जरूर बुलाएंगे। ठीक है। ये प्रैक्टिकल वर्क है और आगे जो रीजन जब हम लोग ने साइंस से स्टार्ट करने हैं तो वो एक्चुअली ज्यादातर है ही आपका मतलब कि रीजन रिलेटेड है। आपको प्रैक्टिकल साथ में करवाऊंगा तो ही आप लोगों को समझ आएगी कि किस तरीके से हमने डायग्नोसिस बनाना है। ठीक है। बट सर हर टाइम ये होता है कि एसएचएस डिपार्टमेंट होता है उसको मतलब उनको अलाउ नहीं करते क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो शायद इस बार भी ऐसा ना हो कि हम हमें अलाउ नहीं ना कर। नहीं बेटा, अब ना एक्चुअली हुआ ये है कि ऑलमोस्ट अब आप सबको पता है, आप लोग भी शायद 19 प्लस ही हो गए या 20 प्लस ही हैं आप लोग भी। तो आप लोगों की भी मतलब मैक्सिमम बच्चों ने वैक्सीनेशन करवाई होगी या उन्होंने करवानी होगी। एट द सेम टाइम यहाँ से भी यूनिवर्सिटी ने भी कंपलसरी कर दिया कि यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने करवानी है अपनी वैक्सीनेशन। ठीक है। ये सारा कुछ इसीलिए किया जा रहा है वैक्सीनेशन का ताकि आप लोगों को बुलाया जा सके विद फुल स्ट्रेंथ। ठीक है। मतलब किसी भी किस्म की रुकावट ना नहीं आनी चाहिए। ठीक है। लेकिन सर मेल में तो फिर भी हाइब्रिड सिस्टम ही चल रहा है, मतलब पूरी स्ट्रेंथ तो फिर भी नहीं आएगी। मतलब वो बेटा अभी थोड़ा सा अभी टाइम है ना, तो अगर हाइब्रिड भी होता है तो उसमें ज्यादा फायदा तो यही है ना कि लेट्स से अगर आधे बच्चे अब आ जाते हैं तो आधे बच्चे नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। सर मतलब ऐसा मैं ये होता जरूर नहीं है वैसे, सर वो अलाउ कर रहे होते हैं कि सब आ सकते हैं और सब आ रहे होते हैं स्टूडेंट, सर इवन ऑड नहीं फॉलो होता। हाँ ठीक है, वो जो भी अब फैसला होगा वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। और मैं आप लोगों को मतलब ये नहीं होगा कि अब जो बच्चे नहीं आए फिर उनको प्रैक्टिस नहीं होगी। अल्टीमेटली मैं आप सबको प्रैक्टिस एक दफा जरूर करवाऊंगा। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही ज्यादा हमें समझ आएगी ना। यस। चलें लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, लेक्चर नंबर 9। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है अबाउट द लो क्रॉस सिंड्रोम। ठीक है। उससे पहले हम लोग एक्सक्यूज मी थोड़ा सा सर। नंबर। जी बेटा। सर मैंने एक क्वेश्चन करना था, लास्ट क्लास से रिलेटेड था। जो अपर क्रॉस सिंड्रोम था उसमें आपने कहा था कि हमारी जो बैक के मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं और नेक के फ्लेक्सर्स वीक हो जाते हैं। तो सर जी जब वो टाइट होते हैं तो आपने वो करके दिखाई थी, नेक की एक्सटेंशन हो रही थी। तो सर जब फ्लेक्सर्स वीक हैं तो फिर हमारी नेक की फ्लेक्शन कैसे पॉसिबल है? हमारी तो जो हेड है वो तो बैक की तरफ इरेक्ट हुआ हुआ है, एक्सटेंशन हुई है वहां पे। अच्छा, मैंने ये बात कही थी कि जो डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स है ना, डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स उनका काम होता है कि फ्लेक्शन को सीक्वेंस में परफॉर्म करवाना। फ्लेक्शन को सर्वाइकल फ्लेक्शन को सीक्वेंस में परफॉर्म करवाना। यस अच्छा, सर। होता है जब डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स वीक हो जाते हैं तो आपके ये जो अपर ट्रेपीजियस है और लिवेटस कैपिला हैं ये टाइट हो जाते हैं। ठीक है। अपर यस। ट्रेपीजियस और लिवेटस कैपिला की टाइटनेस की वजह से जो अपर ट्रेपीजियस है ना, मेनली इसकी वजह से कैपिटल एक्सटेंशन होती है। कैपिटल एक्सटेंशन जिसमें हमारी चिन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाती है। ठीक है। लेकिन जो हमारे स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड है ना बेटा, फ्रंट के ऊपर स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड और स्केलेनी मसल ग्रुप। ठीक है। यस सर। ये टाइट हो जाते हैं क्योंकि जब भी हम लोगों ने फ्लेक्शन करनी है ना तो फिर ये सुपरफिशियल मसल्स हैं। जो डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स हैं वो डीप मसल्स हैं, वो दे आर प्रोन टू वीकनेस। लेकिन ये जो स्केलेनी और स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड हैं दे आर सुपरफिशियल एंड दे आर प्रोन टू टाइटनेस। तो ये हमारी फ्लेक्शन परफॉर्म करवाते हैं। जब ठीक है मैंने सर। आपके बताया था कि जैसे वो लाइक अ जिराफ, ठीक है, जिराफ जैसे अपनी नेक को बेंड करता है। ठीक है। जिराफ को कभी देखा है एज अ होल अपनी नेक को वो नीचे की तरफ लेकर आता है। यस मतलब सर। उसमें सेगमेंटल मूवमेंट नहीं होती। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमारी भी जो नेक की मूवमेंट होती है एक्चुअली वो एक जिराफ की तरह एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग बेंड करते हैं। वो सेगमेंटल मोशन खत्म हो जाती है जो कि एक्चुअली डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स परफॉर्म करवा रहे थे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। ओके नाउ लोअर क्रॉस सिंड्रोम, इसमें हम लोगों ने बात करनी है लंबर स्पाइन की थोड़ी सी। फिर हम लोग लोअर क्रॉस सिंड्रोम की बात करेंगे और फिर हम लोग एक्चुअली
नर्व से रिलेटेड डायग्नोसिस की बात करेंगे क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरल नर्व, ठीक है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डर्माटोम एंड मायोटोम। मतलब कि पेरिफेरल नर्व जो किसी भी मसल ग्रुप को या स्किन को सप्लाई कर रही होती है, उसका डिफरेंस हमने क्रिएट करना होता है विद अ डर्माटोम एंड मायोटोम, ठीक है। ये आगे चल के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल। लेट्स से ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। जी सबको नजर आ रहा है? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. Okay, so start with we are going to start with lumbar spine syndrome, ठीक है। So lumbar spine syndrome says that the lumbar syndrome or a condition that is going to affect the lumbar spine, ठीक है। एंड वो कहते हैं ये जो सिंड्रोम्स हैं लंबर स्पाइन के, ये यूजुअली अराइज करते हैं ड्यू टू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क और ड्यू टू द फेसर जॉइंट। मतलब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लंबर स्पाइन में। एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क की इंटरवर्टिब्रल डिस्क का इंटेक्ट रहना, हेल्दी रहना, और दूसरा फेसर जॉइंट्स का अपना फंक्शन, या फेसर जॉइंट्स में जो ग्लाइडिंग हो रही है, क्योंकि शायद मैंने आप लोगों को बताया फेसर जॉइंट्स में ग्लाइडिंग ही पॉसिबल है, वहां पे रोलिंग नहीं होती। तो फेसर जॉइंट्स की ग्लाइडिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लंबर स्पाइन, ठीक है। जब तक लंबर स्पाइन में ये दोनों चीजें ठीक हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड फेसर जॉइंट्स ग्लाइडिंग, तब तक आपकी लंबर स्पाइन में कोई पेन अराइज नहीं कर सकेगी, ठीक है। सही है। आपके मसल्स की मसल को छोड़ दो, आपकी ये जो स्ट्रक्चरल कोई चेंज है या स्ट्रक्चर की वजह से अगर कोई पेन अराइज होना होगी तो वो नहीं अराइज कर सकेगी। एक में बच्चों अजान हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, लेट्स कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। सो वी वर टॉकिंग अबाउट के ऑल द पार्टिसिपेंट्स सारे एक्टिव हैं? जी बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Syndrome Yes, of the sir. syndrome of the lumbar spine usually affected by these two structures. The most common is the facet joint and the intervertebral disc. अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो एक्चुअली अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क का कोई इशू हो या फेसर जॉइंट का कोई इशू हो, ठीक है, लेट्स से इंटरवर्टिब्रल डिस्क का हर्निएशन हो जाए या प्रोलैप्स हो जाए,
आप लोगों ने थेरा 2 में ये स्टेजेस पढ़ी होंगी। व्हाट डू यू नो व्हाट इज द स्टेज? हर्निएशन में क्या होता है, प्रोट्रूजन में क्या होता है, प्रोलैप्स में क्या होता है, एक्सट्रूजन जी में क्या सर। होता है और सीक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है। यस सर। तो यस सर। जब ये जो स्वेयर स्टेजेस है ना, प्रोलैप्स, एक्सट्रूजन, सीक्वेस्ट्रेशन, ये एक्चुअली न्यूक्लियस पल्पोसिस इसमें एनुलर फाइब्रोसिस से बाहर आ चुका होता है और यहाँ पर ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिना को नैरो डाउन कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली जहां पर इंटरवर्टिब्रल फोरामिना नैरो डाउन होगा तो आपकी नर्व रूट जो एग्जिट हो रही है लंबर स्पाइन से वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो नर्व रूट के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर फेसेट जॉइंट को हम देखें तो फेसेट जॉइंट जस्ट एट द बैक ऑफ द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना आपका फेसेट जॉइंट मौजूद होता है लंबर स्पाइन। अगर लंबर स्पाइन ये फेसेट जॉइंट्स जो हैं ये साइनोवियल जॉइंट्स हैं। अगर फेसेट जॉइंट में कोई भी हाइपोमोबिलिटी क्रिएट हो या डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाए, और आपको पता है जहां पर भी किसी साइनोवियल जॉइंट में डिजेनरेशन स्टार्ट होती है देयर आर चांसेस कि वहां पर आपके ऑस्टियोफाइट्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, सही है, लिपिंग होना शुरू हो जाती है आर्टिकुलर सर्फेसिस की। तो जब ये वाली चीजें क्रिएट होंगी तब भी एक्चुअली क्या होगा, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना की जो ओपनिंग है स्टेनोसिस। नैरो डाउन। तो अल्टीमेटली उसमें भी नर्व रूट का ही इशू आएगा या नर्व रूट के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, मेनली। ठीक है, वैसे तो फेसेट जॉइंट की अपनी भी एक पेन है। ठीक है, और इसी तरीके से इंटरवर्टिब्रल डिस्क की भी अपनी पेन है, लेकिन अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू एंड ऑन अ सेम टारगेट के जी जो आपकी नर्व रूट है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ना वो कहते हैं कि जी ये तो हो गई एक स्ट्रक्चरल इश्यूज। ठीक है, कि विच आर इजीली डिटेक्टेड ऑन द रेडियोग्राफ्स। लेट्स से फेसेट जॉइंट में डिजेनरेशन है। अच्छा, फेसेट जॉइंट जो है ना बेटा खास तौर पे लंबर स्पाइन में इनको हम लोग देखते हैं ऑब्लिक व्यू में या डायगोनल व्यू के अंदर। ठीक है, जब हम एक्सरे करवाते हैं तो हम लोग, आप लोगों ने एक्सरे सुना होगा पीए व्यू या लेटरल व्यू। ठीक है, ऐसे ही है ना, किसी भी चीज का पीए व्यू होता है या लेटरल व्यू होता है। लेकिन जब हम लोगों ने लंबर स्पाइन में पेडिकल, लैमिना या फेसेट जॉइंट को देखना होता है ना तो हम उसके लिए करवाते हैं ऑब्लिक व्यू या डायगोनल व्यू। वो कैसे करवाते हैं कि हम पेशेंट को करवट पे लिटा के उसको रोटेट करवाते हैं। ठीक है, जैसे ट्रंक की रोटेशन होती है ना, आपने उसको टेबल पे लिटा के, ठीक है, तो उसको रोटेट करवाना होता है मैक्सिमम। ठीक है, सही है, रोटेट करवा के तो उसको कैप्चर किया जाता है उसका एक्सरे। दैट इज द डायगोनल व्यू। ठीक है, जिसमें वो देखा जाता है कि पेडिकल्स, लैमिना इंटैक्ट हैं और फेसेट जॉइंट्स में डिजनरेशन तो नहीं स्टार्ट हुई। तो ये तो हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल इश्यूज जो कि इजीली रेडियोग्राफ्स पे हमें पता चल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क को देखा जाए और हर्निएशन, प्रोलैप्स, प्रोट्रूजन, ये सारी एमआरआई के ऊपर हम लोग इजीली इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ऐसे ही है ना बच्चों? ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि देयर आर सम जी फंक्शनल सर। डिस्टर्बेंसेस एज वेल। फंक्शनल इश्यूज भी हैं जो कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका ना आपको एक्सरे पे कुछ पता चलेगा, ना उसका आपको एमआरआई पे कुछ पता चलेगा, ना आपको उसका सीटी स्कैन में कुछ पता चलेगा। ठीक है, और ऐसे डिस्टर्बेंसेस को हम लोग यूजुअली कहते हैं दीज आर नॉन फंक्शनल, दीज आर मैकेनिकल इश्यूज। ठीक है, मैकेनिकल इश्यूज की बात करते हैं। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक मैकेनिकल लो बैक पेन, आप लोगों ने बहुत ये नाम सुना होगा, नॉन स्पेसिफिक मैकेनिकल लो बैक पेन। ठीक है, तो ये इट इज एक्चुअली ड्यू टू फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, अब वो फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस का यहाँ पे वो जिक्र कर रहा है कि जी फेसेट जॉइंट की लॉकिंग। हम लोगों ने बेटा थेरा 2 के अंदर हम लोगों ने बात की थी फेसेट जॉइंट की, बकायदा फेसेट जॉइंट को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज फेसेट जॉइंट। ठीक है, तो इट इज अ साइनोवियल जॉइंट और उसमें मेनिस्क्वाइड्स होते हैं, उसके पाउचेस होते हैं इंटीरियर और फ्रंट के ऊपर। ठीक है, सही है, ऐसे ही है ना, कैप्सूल में पाउचेस होते हैं, याद है सबको? यस सर। यस ठीक है, सर। यस सर। मेनिस्क्वाइड्स जो होते हैं एक्चुअली उन वहां पे भी हम लोग ने बात की थी कि जो मेनिस्क्वाइड्स होते हैं, ठीक है, अक्सर फ्लेक्शन में जाके वापस आते हुए मेनिस्क्वाइड अपनी जगह पर नहीं आता और इंट्रैप हो जाता है। ठीक है, विद इन द कैप्सुलर पाउच। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फेसेट जॉइंट लॉकिंग। ठीक है,
मेनिस्क्वाइड एक्चुअली वापस नहीं आ पाता अपनी प्लेस के ऊपर, जिसकी वजह से फेसर जॉइंट जो होता है वो वहां पर लॉक हो जाता है। अब एक्चुअली यहाँ पे अगर फेसर जॉइंट लॉक हो जाए लंबर स्पाइन में, तो वो तो आपकी ना फ्लेक्शन करवा सकेगा, क्योंकि लंबर स्पाइन का जो मेन काम है वो है फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग। तो अगर पीछे से ग्लाइडिंग मैकेनिज्म रिस्ट्रिक्ट हो गया है, जैसे हम लोगों ने कनकेव टू कन्वेक्स रूल में या यहाँ मैनुअल थेरेपी में भी जब हमने उन्हें स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि ये नॉर्मल रोलिंग और ग्लाइडिंग क्या होती है कि जिसमें सबसे ज्यादा जो ग्लाइडिंग कंपोनेंट है जब वो लॉस होता है तो एक्चुअली फिजियोलॉजिकल मूवमेंट आपकी मैक्सिमम लॉस होती है। रोलिंग का इतना इशू नहीं होता जितना ग्लाइडिंग का इशू होता है। सो लंबर स्पाइन में आपका फेसर जॉइंट जो है अगर वो लॉक हो जाए और वहां पे ग्लाइडिंग ना हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, लंबर स्पाइन की बेंडिंग लिमिट हो जाएगी, चाहे वो फॉरवर्ड है चाहे वो बैकवर्ड है, ठीक है, और पेशेंट को पेन फील होगी। तो वो क्या है, ये फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस हैं, दे आर नॉट डिटेक्टेबल और दे आर नॉट बल्कि दे आर नॉट डिटेक्टेबल ऑन द रेडियोग्राफ, ठीक है, चाहे एक्सरे है चाहे सीटी स्कैन है चाहे एमआरआई, ठीक है, दे आर ओनली डिटेक्टेड बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को डिफरेंशिएट करना जानना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल इश्यूज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल इश्यूज, ठीक है, रिगार्डिंग लंबर स्पाइन। और एज अ होल इन द बॉडी हमें ये पता आना चाहिए कि स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हो सकते हैं जो कि इजीली डिटेक्टेबल हैं और फंक्शनल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो लोअर क्रॉस सिंड्रोम है ना बेटा, वो भी एक्चुअली एक किस्म का फंक्शनल इशू है, ठीक है। हाँ, अल्टीमेटली अगर लंबर स्पाइन की लॉर्डोसिस में कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, ठीक है, लोअर क्रॉस सिंड्रोम में अगर लंबर स्पाइन की लॉर्डोसिस में कोई इशू आता है, ठीक है, तो देयर इज कि जी हमें एक्सरे में पता चल जाए कि जी एग्जैजुरेशन हो रही है लंबर लॉर्डोसिस की, वो हमें पता चल सकता है, ठीक है, लेकिन हमें वैसे फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस का रेडियोग्राफ पे पता नहीं चलेगा, वो फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चलेगा। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक बात की समझ आ गई है? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी लंबर स्पाइन में ये जो पेन है ये सिर्फ ये जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, नर्व रूट है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, फेसर जॉइंट है, वो कहते हैं सिर्फ इन तीनों की वजह से लंबर स्पाइन में पेन नहीं आ सकती, ठीक है, बल्कि वो कहते हैं कि पेन अगर कहीं पर इंफ्लेमेशन है सराउंडिंग में, ठीक है, और वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं आपको पता है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है वहां पर स्वेलिंग भी होती है, और अगर स्वेलिंग है, ठीक है, तो स्वेलिंग भी क्या कर सकती है, एक्चुअली इरिटेट करती है, कंप्रेशन कॉज करती है आपकी नर्व एंडिंग्स के, उन कंप्रेशंस की वजह से, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी वो कहता है कि लंबर स्पाइन में पेन आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना है कि पेन एक तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको कि जी स्ट्रक्चरल इशू क्या है और फंक्शनल इशू क्या है। फिर आपको क्या डिटेक्ट करना आना चाहिए कि जी हमने किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है कि इंजर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है और नॉन इंजर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। इंजर्ड स्ट्रक्चर क्या वो लंबर स्पाइन का पार्ट है, अगर नहीं है तो वो किसी नेबरिंग स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। सो वी मस्ट हैव द नॉलेज टू डिफरेंशिएट इट, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि एक्यूट लो बैक पेन, acute low back pain is often diagnosed as a muscular spasm। अच्छा, अब वो कहते हैं कि एक्यूट लो बैक पेन, जाहिर सी बात है एक्यूट स्टेज की जो पेन है लंबर स्पाइन में वो यूजुअली अराइज कर रही है ड्यू टू एनी स्ट्रक्चरल इशू, ठीक है, और हम उसको डायग्नोज क्या कर रहे हैं, अक्सर मिस डायग्नोज करते हैं एज अ मस्कुलर स्पैज, ठीक है। तो दोनों की यहाँ पे अगर मिस डायग्नोसिस हो जाए, दोनों में हम डिफरेंशिएट ना कर सकें तो दैट कैन लीड टू इश्यूज, ठीक है। हम अल्टीमेटली पेशेंट को रिकवर नहीं करवा पाएंगे या पेशेंट की स्ट्रेंथ को या पेशेंट की मूवमेंट को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आपने इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना है। ये उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि जी एक्यूट लो बैक पेन ऑब्वियसली किसी स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन मस्कुलर स्पैज्म हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं कि जी यहाँ पे तो मसल स्पैज्म है, ठीक है, आप इसकी मसाज करो तो पेशेंट ठीक हो जाए, ठीक है, बट नहीं, हमें एक्चुअली क्या है एक्यूट स्टेज ही है, ठीक है, किसी भी जॉइंट की, किसी भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की या नर्व रूट की, और हमें उसे मैनेज करना चाहिए जिसकी वजह से लो बैक पेन हो रही, ठीक है।
सर यहाँ पे मसल स्ट्रेन क्यों लिखा हुआ है? लिगामेंट का स्ट्रेन होता है। मसल स्ट्रेन, स्ट्रेन लिखा हुआ है सर यहाँ पर, लिगामेंट्स का स्ट्रेन होता है, मसल का स्ट्रेन नहीं आना चाहिए था इधर। हाँ ये एक्चुअली पहले ये यूज होता था लिगामेंट मसल्स के लिए भी, वैसे होना यही चाहिए। मस्कुलर स्ट्रेन होता है SPR, और जी लिगामेंट्स के लिए हम लोग SPR स्ट्रेन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको वो आप वो करते हैं, डिफरेंशिएट आप इजीली कर सकेंगे, ठीक है। मतलब कि ये ज्यादा सही बात है कि अगर आप मस्कुलर स्ट्रेन लिखें और एंकल स्ट्रेन लिखें, ठीक है, लिगामेंट्स के लिए, ठीक है। यस अच्छा, नाउ कहते हैं व्हाट वी आर हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ लो बैक पेन। कहते हैं ऐसी लो बैक पेन या ऐसी बैक पेन जो कि 12th रिब से स्टार्ट हो, नीचे तक जाए, ठीक है, टिल योर बटक्स, ठीक है, टिल योर हिप्स, ठीक है, और वहां से वो कहते हैं चाहे वो रेडिएट हो टुवर्ड्स द लेग या वो रेडिएट ना हो, ठीक है, हम उसको इंक्लूड करते हैं लो बैक पेन में। कहाँ से स्टार्ट हो? लो बैक पेन फ्रॉम द 12th रिब, ठीक है, दैट इज अ फ्लोटिंग रिब, वहां से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए? ग्लूटियल फोल्ड तक या हेड तक जाए, ठीक है, और वो चाहे पेन रेडिएट हो या ना हो, हम उसको इंक्लूड करेंगे लो बैक में, ठीक है। अब वो कहते हैं लो बैक पेन स्पेसिफिक भी हो सकती है और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती है, यही मैं पहले बात करके आया हूँ। अब स्पेसिफिक कौन सी लो बैक पेन होगी? स्पेसिफिक लो बैक पेन वो होगी जिसमें रेडियोग्राफ्स, ठीक है, जिसमें फिजिकल थेरेपिस्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसमें पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स तीनों चीजें मैच करेंगी, दैट विल बी अ स्पेसिफिक लो बैक पेन, ठीक है। बच्चों बात की समझ आ गई? जिन तीनों चीजों में रिलेशन होगा तब हम वो कहेंगे कि देयर इज अ स्पेसिफिक लो बैक। लेकिन जिन तीनों चीजों में रिलेशनशिप नहीं होगा, फॉर एग्जांपल फिजिकल एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग टू मैच विद द रेडियोग्राफ और रेडियोग्राफ इज नॉट गोइंग टू मैच विद द पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, दोनों तीनों चीजों का मिसमैच आ गया। तो अगर तीनों चीजों का मिसमैच आया है, ठीक है, तो इट मींस कि दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक लो बैक पेन, दैट इज अ नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन, ठीक है बच्चों, बात की समझ आइए? यस सर। यस सर। अच्छा ये एक दफा फिर से बता दें। ओके अब आपको शायद मैं थोड़ा सा एक दफा इसको एक्सप्लेन करके बता दूं। ओके, होता क्या है एक्चुअली, लेट्स से ये पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट मेरे पास आता है, अब वो मुझे क्या कह रहा है कि जी मेरी बैक पेन जो है, ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक दिस, कि जी बैक पेन यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और यहाँ तक आती है, ठीक है, रिब्स तक आती है, ठीक है, मतलब इचिंग है, इरिटेशन सी है एक किस्म की, ठीक है। तो अब मैं अल्टीमेटली, ठीक है, मैंने क्या करना है, उसके साइन एंड सिम्टम्स सुन के उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर, ठीक है, मे भी वो अपनी इस वाली जो पेन है इसको रिलेट कर रहा हो कि जी हाँ मेरी पहले पेन स्टार्ट हुई थी नेक के अंदर, या मेरी नेक में कोई इशू है तो नेक से वो पेन जा रही है यहाँ तक, ठीक है। हो सकता है वो इसको नेक से रिलेट कर रहा हो कि नेक में क्योंकि इंजरी हुई थी इस वजह से पेन क्या हो रही है, यहाँ तक आ रही है। लेकिन जब मैं फिजिकल एग्जामिनेशन करूँ, ठीक है, तो उसकी ये जो पेन है ये अराइज कर रही है लंबर स्पाइन से, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में मुझे क्या पता चले कि लंबर स्पाइन में कोई इशू है, लंबर स्पाइन की किसी कपल मूवमेंट में कोई मसला है जिसकी वजह से इसकी ये जो पेन है ये राइज कर रही है, ना कि सर्वाइकल स्पाइन में कोई इशू है, ठीक है, सही है। अब जरूरी नहीं है कि उसकी उस कपल मूवमेंट में भी वही पेन प्रोड्यूस हो जो कि वो एक्सप्लेन कर रहा है। जब मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, ठीक है, उसमें जो उसकी बैक पेन, उसमें जो उसको पेन आई, उसने कहा ये मुझे पेन नहीं है लेकिन ये मुझे ना सिर्फ टाइटनेस सी फील होती है, मुझे मूवमेंट यहाँ पे लिमिटेड है। लेकिन वो कहते हैं पेन कोई और चीज है, ठीक है, पेन किसी और चीज की जो कि ट्रेवल करे। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप डायग्नोसिस गलत कर रहे हो, यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि ये आपका नॉलेज है जो कि एक्चुअली आपको बता रहा है कि जी यहाँ पर अगर लेट्स से ग्लाइडिंग लिमिटेड है लंबर स्पाइन में तो आपने इस ग्लाइडिंग को इम्प्रूव करना है,
जब आप इस ग्लाइडिंग को इम्प्रूव करेंगे तो अल्टीमेटली जितनी अगर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आ रही है या कोई फंक्शनल इशू आ रहा है तो वो सारा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल कैसे दूंगा, ये चीज समझना बहुत मुश्किल है, इसको हम लोग उल्लेख से अगर समझें। जी, इसे हम रेफर्ड पेन कह सकेंगे, मतलब क्या कह सकेंगे? रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन, ऑब्वियसली दैट इज अ सॉर्ट ऑफ रेफर्ड पेन, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इज इट रिलेटेड विद द साइन एंड सिम्टम्स और नॉट। पेशेंट कहे जी मुझे ना फॉरवर्ड बेंडिंग में कोई मसला है ना बैकवर्ड बेंडिंग में कोई मसला है, ठीक है, लेट्स से पेशेंट आपको आके कहता है जी हाँ जी मैं फॉरवर्ड बेंड भी कर लेता हूँ, मैं बैकवर्ड बेंडिंग भी कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन जब आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करो तो उसकी फॉरवर्ड बेंडिंग लिमिटेड हो, उसकी बैकवर्ड बेंडिंग भी लिमिटेड हो, अब वो एक्टिवली कैसे परफॉर्म कर सकता है? वो एक्टिवली ऐसे परफॉर्म कर सकता है, उसकी लंबर स्पाइन स्टिफ है, ठीक है, वो सिर्फ किस में कर रहा है, अपने हिप जॉइंट के ऊपर मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि उसकी लंबर स्पाइन मूव नहीं कर रही, ठीक है, बात की समझ आ रही है? जी बच्चों, यस सर। ठीक है, तो देयर इज अ मिसमैच, ठीक है, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स कुछ और बता रहे हैं लेकिन जो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन है वो कुछ और बता रहा है, आप रेडियोग्राफ करवाते हो और वो कुछ और बता रहा है स्टोरी, ठीक है, वो डीजनरेशन की स्टोरी बता रहा है, लेट्स से रेडियोग्राफ, तो इट डजंट मीन कि जी आप डायग्नोसिस गलत कर रहे हो, फिर आपने क्या करना है, आपने फिजिकल एग्जामिनेशंस की तरफ जाना है, ठीक है, किसकी तरफ जाना है? जी सर, फिजिकल फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपको फील आए, ठीक है, या जो आप मेजरमेंट्स लोगे आपने उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट को मैनेज करना है, ट्रीट करना है, ठीक है बेटा? जी सर। ओके, सो नाउ आप सबको पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक लो बैक पेन एंड नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन, ठीक है, अब ये मसल्स हैं, लेट्स सी, ठीक है, सबको नजर आ रहा है, फर्स्ट करो बेटा यहाँ पे किसी भी एक फेसेट जॉइंट में, ये यहाँ पे सारे मसल्स आके अटैच हो रहे हैं ना, ठीक है, फेसेट जॉइंट्स के पास आके अटैच हो रहे हैं स्पाइनस प्रोसेसेस पे, लेट्स से यहाँ पर कोई भी एक फेसेट जॉइंट जो है वो आउट ऑफ द अलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है, या लेट्स से फेसेट जॉइंट जो है वो लॉक हो जाता है, ठीक है, तो एक्चुअली आपके मसल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या मसल की लेंथ टेंशन रिलेशनशिप इफेक्ट होगी? यस सर, होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यस, स्पाज्म में शायद चला जाए। जब लेंथ टेंशन रिलेशनशिप इफेक्ट होगी तो यही जो फंक्शन से आउट हो रहा है, ये जो मसल होगा ये क्या हो जाएगा, अपने फंक्शन से आउट हो जाएगा, तो जब ये फंक्शन से आउट होगा तो ये तो कहीं पर भी पेन प्रोड्यूस कर सकता है या ये स्पैज्म भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जी फंक्शनल इश्यू क्या है, फंक्शनल इश्यू वो है जो आपके फंक्शंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, आप नॉर्मली जिसको फंक्शन कह रहे हो वो आपको फील ऐसे ही होता है कि जी दैट इज नॉर्मल और दैट इज फिजियोलॉजिकल, बट इट इज एक्चुअली नॉट नॉर्मल और इट इज एक्चुअली नॉट फिजियोलॉजिकल, क्योंकि अगर फिजियोलॉजिकल होता तो आप किसी फिजिकल थेरेपिस्ट के पास ना जाते और आप अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखते। समझ आई बात की? यस सर। यस सर। Okay, so now next move to the next slide and अब फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं फंक्शनल इश्यूज, कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले सेगमेंटल डिस्फंक्शन, ठीक है, तो वर्टिब्रास, इनके दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क, फेसेट जॉइंट, ठीक है, इनका सिर्फ डिस्फंक्शन है, बाकी लंबर स्पाइन को कुछ नहीं है, ठीक है, डिस्फंक्शन क्या है कि ये जो सेगमेंट है ये आउट ऑफ द अलाइनमेंट हुआ है जिसकी वजह से क्या हो गई है, आपको पेन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, आपकी मूवमेंट लिमिटेड हो गई है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंटल डिस्फंक्शन, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज ऑफ ब्लॉकेजेस, और इसी को हम कहते हैं एक्चुअली कि जिसमें मेनिस्क्वाइड जो होता है वो क्या कर जाता है, कहीं पर भी फंस जाता है या उसकी जो ग्लाइडिंग है वो रिवर्स नहीं हो पाती, ठीक है। इसके अलावा SIJ,
सेक्रोइलियक जॉइंट आपको किसी भी एक्सरे में आपको एसआईजे का ये नहीं पता चलेगा कि जी एसआईजे में कोई डिसफंक्शन है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लिनिकली इंटर रिलेटेड है, क्लिनिकल टिप है, दैट इज फॉर यू। लो बैक पेन की जो 80% कॉज है ना बेटा, 80% कॉज लो बैक पेन की, वो यूजुअली या तो हिप जॉइंट होता है या एसआईजे होता है। लंबर स्पाइन इतनी जल्दी आउट ऑफ द अलाइनमेंट में नहीं जाती, या लंबर स्पाइन के ऊपर इतनी जल्दी एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आते, ठीक है। मैंने क्या बात कही, लंबर स्पाइन की 80% जो पेन है वो उसकी कॉजेज क्या है, या हिप जॉइंट का डिसफंक्शन है किसी एक साइड के, या फिर क्या है आपका एसआईजे का इशू है, ठीक है। तो एसआईजे भी जो है वो आपको एक्सरे में कभी भी नजर नहीं आएगा, ठीक है, कि जी एसआईजे में क्या हुआ है या एसआईजे में कोई इश्यूज चल रहे हैं, नहीं। एसआईजे में आपको पता चलेगा ड्यू टू फिजिकल एग्जामिनेशन, जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, और ये हम लोग जब हमारा बिल्कुल लास्ट लेक्चर्स चल रहे होंगे तो तब एसआईजे के हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली एसआईजे में हम लोग क्या टेस्ट क्या चीज करते हैं, एसआईजे बना किस लिए हुआ है, ठीक है। तो वहां पर जाके मैं आप लोगों को ज्यादा अच्छी डिटेल इसकी बता सकूंगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पाइन की स्टैटिक्स, ठीक है, ये चेंज हो जाना। फॉर एग्जांपल लंबर के लॉर्डोसिस का ज्यादा हो जाना या लंबर के लॉर्डोसिस का स्ट्रेटन हो जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कि जिस स्पाइन की जो स्टैटिक्स हैं, डायनामिक्स एंड दैट इज गोइंग टू बी डिसफंक्शन, ठीक है, आउट ऑफ द अलाइनमेंट में जा। फिर मसल्स का इश्यूज, ठीक है, मसल्स डिसफंक्शन, ठीक है। अब वो कहते हैं मसल्स डिसफंक्शन मीन जिस तरीके से हमने अपर क्रॉस सिंड्रोम की बात की थी, इसी तरीके से लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी मस्कुलर इश्यूज हैं, ठीक है, कुछ मसल्स टाइट हो रहे हैं, कुछ मसल्स वीक हो रहे हैं। अब मसल की टाइटनेस या लेंथनिंग आपको कहीं पे भी नजर नहीं आती, ठीक है, ऐसे ही है ना बच्चों। हम हमसे कोई ये हमें कोई ये कहे जी हाँ जी आप हमें बताएं जी एमआरआई में मसल टाइटनेस नजर आएगी, नहीं आ सकती मसल टाइटनेस, ठीक है। लेकिन जब हम किसी दो साइड्स को कंपेयर करते हैं ना पेशेंट की, ठीक है, तो हमें पता चलता है और पेशेंट को भी पता चलता है, हाँ मेरी एक साइड की तो मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मेरी दूसरी साइड की मूवमेंट क्या है, लिमिटेड है। अब विद इन अ पेशेंट, विद इन एन इंडिविजुअल, ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह ताला उसकी एक साइड को ज्यादा मूव कर दे, ठीक है, और एक साइड को उसकी इमूवेबल रखे, ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल, ठीक है बेटा। जी बच्चों, बात की सर समझ आ रही है। यस सर यस फिर वो सर। कहता है कनेक्टिव टिश्यूज में कोई डिसऑर्डर आ जाए, कोई डिसफंक्शन आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें फेशिया की हाइपोमोबिलिटी। अब लंबर स्पाइन में लंबो डॉर्सल फेशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लंबो डॉर्सल फेशिया का, ये थ्रेको लंबर फेशिया जिसे हम बोलते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक्चुअली ये फेशिया है जो कि एक्चुअली आपके कोर मसल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये अगर ना करे, ये टाइमली परफॉर्म ना करे, तो आपके कोर मसल्स में स्टेबिलिटी ना आए, ठीक है। तो वो कहता है फेशिया की टाइटनेस अगर कहीं हो जाए तो दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू इशू, ठीक है। तो आप उस फेशिया को जब रिलीज करोगे तब वो पेशेंट ठीक होगा, और फेशिया आपको नहीं पता चलेगा कि फेशिया कहाँ पर टाइट है, कहाँ पर टाइट नहीं है, ठीक है। समझ आई बेटा बात की। आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया के ऊपर देखा ऑस्टियोपैथिक टेक्निक, ऑस्टियोपैथी का नाम सुना है जी नो बच्चों। सर। अच्छा, शायद अगर आप लोगों का कहीं से शायद नजरों से गुजरेगी ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोपैथी, ठीक है, दैट इज एन एडवांस स्टडी, ठीक है, रिलेटिव टू द फिजिकल थेरेपी, जिसमें एक्चुअली काम ही ये है कि हम फेशिया को मोबाइल करते हैं, ठीक है, फेशिया को मूव किया जाता है, क्योंकि फेशिया की हर जगह पर अटैचमेंट है, ठीक है। हम फेशिया की मूवमेंट को बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल की जो पेन है वो सबसाइड कर जाती है। द लास्ट सर वन इज फेशिया द को क्या सिस्टेमिक। मूव कराते हैं? जी, फेशिया को क्या मूव करते हैं? फेशिया को कैसे मूव करवाते हैं? जी कैसे रिलीज आते हैं आप बताएं ना। फेशिया को रिलीज करने के लिए ये जो डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस हैं, शायद आप लोगों ने अच्छा ये भी इसी में ही पढ़ दी हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जे स्ट्रोक है, ठीक है, फिंगर नीडिंग्स हैं, ठीक है, हैंड नीडिंग्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस हैं जो कि हम लोग फेशिया के लिए यूज करते हैं। फेशिया के लिए हमें एक ऐसा प्रेशर मेंटेन करना होता है कि
से सिर्फ सारे का सारा प्रेशर, ये सारी की सारी जो फोर्स है वो फेशिया के ऊपर ट्रांसमिट हो, ना कि अंडरलाइंग मसल के ऊपर। ठीक है, सर ये नीडलिंग क्या होती है? क्या होती है? सर नीडलिंग क्या होती है? थेरेपी में यूज होता है नीडलिंग। ये बेटा आगे के कॉन्सेप्ट है, मैं जब लास्ट लेक्चर में जाऊंगा तो ये नीडिंग फिंगर नीडिंग ये सारा ठीक है। करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, वो जो ठीक है सर। एक्सप्लोरेशन, वो जो इसमें आ जाती है एक्सप्लोरेशन है, आई थिंक क्या कह रहे हो? वो जो वर्ड है फ्लूरेशन, वो भी इसी में आ जाता है ना, नीड और एफ्लूरेटस आई गेस। नहीं मुझे बेटा समझ नहीं आ रही आपकी बात की। सर वो वर्ड मुझे समझ में बोलना नहीं आ, आई गेस वो एफ्लूरेट वर्ड है जो कहते हैं सर हैंड। एफ्लोराज, एफ्लोराज, आई ये जो सर ये एफ्लोराज है, ठीक है ना, मसाज एफ्लोराज, ठीक है, ये भी ये सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन एफ्लोराज जो है वो एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इनके डिफरेंट यूजेस हैं। ठीक है, अच्छा, और इनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमें, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ द लास्ट फॉर फंक्शनल इशू इज द सिस्टेमिक कंडीशन। अब वो कहते हैं सिस्टेमिक कंडीशंस क्या, कि जी कहीं पर कोऑर्डिनेशन का इशू है। ठीक है, एक्चुअली ये सारी बातें हमें इसलिए समझ आती हैं क्योंकि वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट, और जो फिजिकल थेरेपिस्ट इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है, उसके लिए पेशेंट को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। क्या चीजें रिकॉग्नाइज करना? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन किस चीज की? अब हम एक इंडिविजुअल वॉक कर रहा है या एक इंडिविजुअल आपके पास सामने से चलते हुए आ रहा है, ठीक है, आप उसकी कोऑर्डिनेशन भी चेक कर सकते हो कि क्या उसकी कोऑर्डिनेशन ठीक है। मीन्स टू से अगर वो राइट साइड का स्टेप 2 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का ले रहा है, तो उसे लेफ्ट साइड का भी जो स्टेप है वो 2 या 3 सेंटीमीटर का लेना चाहिए, ना ज्यादा लंबा लेना चाहिए ना कम लेना चाहिए, एज कम्पेयर टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दैट इज अ कोऑर्डिनेशन इशू। ठीक है, कि राइट साइड छोटा स्टेप ले रही है और लेफ्ट साइड बड़ा स्टेप ले रही है या छोटा स्टेप ले रही है उससे। ठीक है, नाउ बेटा व्हाट इज लोअर क्रॉस सिंड्रोम? ठीक है, it is just like a condition that is going to affect the spine, the lumbar spine region, ठीक है, the pelvis and the hip joint। मतलब ऐसी कंडीशन है जो लंबर स्पाइन को, हिप रीजन को, pelvis को, ठीक है, आपके हिप जॉइंट को, तीनों को जो टारगेट कर रही है, दैट इज द लोअर क्रॉस सिंड्रोम। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग लोअर क्रॉस सिंड्रोम बोलते हैं। वो कहता है कि जिस तरीके से जेंडा ने पहले डिस्क्राइब किया था कि जी कुछ मसल्स दे आर प्रोन टू टाइटनेस एंड कुछ मसल्स सम मसल्स दे आर प्रोन टू वीकनेस, सिमिलरली इसी तरीके से लंबर स्पाइन में भी देयर आर सम मसल्स व्हिच आर प्रोन टू टाइटनेस एंड देयर आर सम मसल्स व्हिच आर प्रोन टू वीकनेस। नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ठीक है, वो कहते हैं कि जी जो हमारे एब्स होते हैं ना, एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा मसला तो ये होता है कि अगर एब्डोमिनल कैविटी इनलार्ज हो जाए, ठीक है, जैसे ओबीज इंडिविजुअल्स में होती है, जैसे जैसे वो कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी इनलार्ज होती जाती है, वैसे वैसे वो क्या कहते हैं कि जी आपके एब्स जो होते हैं वो वीक होते जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच की पोजीशन में रहते हैं, कॉन्टिन्यूस लेंथनिंग की पोजीशन में रहते हैं। ठीक है बेटा, जी बच्चों बात की समझ आई है? जी जी पार्टिसिपेंट्स? जी सर। यस सर। Okay, so whenever the abs are going to be weakened, ठीक है, तो इसकी जो opposite muscle है, that is the lumbar spine extensor and that is called erectus spinae। तो ultimately positive effect, negative effect किसके ऊपर आएगा? आपके erectus spinae के ऊपर। erectus spinae क्या करेगा कि जी अच्छा अब तो मुझे proper lengthening मिली हुई है, तो मैं क्या होता जाऊं? टाइटन होता जाऊं। ठीक है, तो whenever the erectus spinae is going to tighten, ठीक है, the lumbar lordosis is going to be increased। ठीक है, किस तरीके से lumbar lordosis इंक्रीज करेगी? अब आप ये देखो, लेट्स से ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, बेटा नजर आ रहा है रो? यस सर। तो वो कहते हैं दिस वन एंड दिस वन, वो कहते हैं यहाँ पर लेट्स से इरेक्टस स्पाइनाई अटैच है। अब आप देखो कि जब वो इरेक्टस स्पाइनाई आपस में क्या होगा,
कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में जाएगा जब वो, ठीक है, टाइट हो के कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में और फिर शॉर्टनिंग में जाएगा, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, इन दो पॉइंट्स को करीब लाने की कोशिश करेगा। तो जब वो कहता है वो इन दोनों पॉइंट्स को करीब लाने की कोशिश करेगा, तो लंबर स्पाइन के ऊपर क्या हो जाएगी डेवलप, लॉर्डोसिस डेवलप हो जाएगी। समझ आई बेटा बात की? यस सर। जी सर रिपीट करते हैं। वो कहते हैं whenever the muscles they are going to be weaker, abs जब भी वीक होंगे और कॉन्टिन्यूस लेंथनिंग पोजीशन में रहेंगे, तो जो आपके इरेक्टस स्पाइनाई मसल्स हैं, लंबर स्पाइन के एक्सटेंसर मसल्स हैं, ये टाइटनेस में जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो प्रॉपर लेंथ मिल रही है फ्रंट वाली साइड से एब्स की वजह से, वीक एब्स की वजह से। तो अल्टीमेटली जो इरेक्टस स्पाइनाई है वो क्या करना शुरू कर देगा, टाइटनेस में जाना शुरू कर देगा। अब वो कहते हैं ये जो इरेक्टस स्पाइनाई है, मैंने ये बात की है कि लेट्स से इरेक्टस स्पाइनाई इस एंड के ऊपर ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पर अटैच हो रहा है, तो जब भी इरेक्टस स्पाइनाई क्या होगा, शॉर्टनिंग की तरफ जाएगा, टाइटनेस की तरफ जाएगा, तो वो क्या करेगा, इन दो पॉइंट्स को क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो जब वो इन दोनों को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करेगा, तो लंबर के ऊपर लॉर्डोसिस क्या हो जाएगी, एग्रावेट हो जाएगी। यहाँ तक बच्चों बात की समझ आ गई है? यस सर। सर। सर Yes. एब्डोमिनल्स की जो वीकनेस है, ये स्ट्रेच वीकनेस इसको हम बोलेंगे, जो हमने थेरा में पढ़ा था। Yes, this is what we call stretch weakness, ठीक है? ओके क्योंकि सर। आप लेट्स से कोई भी ओबीज इंडिविजुअल हो आपके घर में, तो आप उसकी बैली को अगर हाथ लगा के देखोगे, तो आपको इतनी ज्यादा रिलैक्स फील मिलेगी कि जैसे यहाँ पे मसल्स हैं ही नहीं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वन जिसकी बैली नहीं होगी, ठीक है, उसके जो मसल्स होंगे पेट के, ठीक है, वो एक्टिव होंगे और वो इतने ज्यादा ढीले या रिलैक्स नहीं होंगे, ठीक है। सर इस लॉर्डोसिस की वजह से फिर जो थोरेसिक वाली है वो हाइपोसिस में जाएगी? थोरेसिक वाली तो सर हाइपोसिस में जाएगी, फिर कार्डियक कफ ज्यादा इंक्रीज होगा, एग्जैजरेट होगा। लंबर लॉर्डोसिस एग्जेजरेट होगी और अल्टीमेटली फिर कंपनसेटरी इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे आपकी थोरेसिक स्पाइन पे और फिर अल्टीमेटली आपके सर्वाइकल स्पाइन पे। इसी तरीके से अल्टीमेटली आपके pelvis और इसी तरीके से अल्टीमेटली आपका हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब असेंड भी करेगा डिसफंक्शन और डिसेंड भी करेगा। Now वो कहता है कि this is the issue that is going to affect the spine. Now the next issue is going to affect the hip region. वो क्या इशू है? वो कहता है कि जो आपके लेट से इरेक्टस स्पाइनाई टाइट हुए थे, तो वही क्रॉस में क्या आएगा कि आपके जो इलियोसॉस हैं, हिप फ्लेक्सर मसल्स, इलियोसॉस टोटल 3 मसल्स हैं, इलिएक्टस, सॉस मेजर, सॉस माइनर, ठीक है। ये तीनों मसल्स दे आर प्रोन टू टाइटनेस। हिप फ्लेक्सर्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, टाइट होना शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं जब हिप फ्लेक्सर्स टाइट होते हैं तो अल्टीमेटली हिप जॉइंट के ऊपर क्या आना शुरू हो जाएगी, फ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगी। जब हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन आएगी तो अल्टीमेटली जो हिप के एक्सटेंसर्स होंगे वो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस लेंथन होना शुरू हो जाएंगे। और जब हिप एक्सटेंसर जो है वो कॉन्टिन्यूअस लेंथन होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी लोअर क्रॉस सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। बेटा यहाँ तक बात की समझ आई है? यस सर। तो सेम टू सेम इसी तरीके से जब आपके हिप भी अफेक्ट हो गया, स्पाइन भी अफेक्ट हो गई है, ठीक है, तो एक क्रॉस डेवलप होता है जिसके टाइटनेस वाले एंड के ऊपर अगर हम देखें तो एक एंड के ऊपर इरेक्टस स्पाइना है और दूसरे एंड के ऊपर क्या है, इलियोसॉस है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, लंबर का लॉर्डोसिस एग्जेजरेट हो रहा था ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ द इरेक्टस स्पाइना। अच्छा, वो कहते हैं कि लंबर लॉर्डोसिस के साथ पेल्विस जो है वो एंटीरियरली टिल्ट कर जाती है, ठीक है, लेकिन आज तक कभी इस चीज को आप लोगों ने सोचा कि हाउ लंबर लॉर्डोसिस इज एसोसिएटेड विद एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड नॉट विद द पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट? कभी ये चीज सोची है? ऐसे भी तो हो सकता था ना कि लंबर लॉर्डोसिस के साथ पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होती, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ना होती। जी सर। सो हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट द पेल्विस? वो कहता है कि जो इलियोसॉस है ये क्रॉस सिंड्रोम डेवलप हो गया। अब इलियोसॉस की हमने बात की, दे आर प्रोन टू टाइटनेस, ठीक है।
अगर वो हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन करवा सकता है तो क्या वो इफेक्ट अपना पेल्विस के ऊपर भी क्रिएट कर सकता है? तो वो कहता है वो पेल्विस के ऊपर कैसे इफेक्ट क्रिएट करेगा कि जो इलियकस मसल है दैट इज गोइंग टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इलियक फोसा ऑफ द पेल्विस। इलियक फोसा से आपका इलियकस मसल ओरिजिनेट कर रहा है। फिर एट द सेम टाइम वो कहते हैं जो सॉस मेजर और सॉस माइनर मसल हैं वो लंबर स्पाइन के जो एंटीरियर वर्टिब्रल बॉडीज है ना एंटीरियर साइड से वहां से ओरिजिनेट कर रही हैं, सॉस मेजर के सॉस माइनर के, और ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, एक टेंडन बनाते हैं जो कि एक्चुअली अटैच होता है आके लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर पर। तो कहते हैं जब ये जो मसल की टाइटनेस है जब ये हिप जॉइंट को फ्लेक्स करवा सकती है तो ये अपना इफेक्ट क्या है प्रॉक्सिमली भी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, क्योंकि मसल्स तो दोनों तरीकों से काम करते हैं ना, वो अपनी इंसर्शन के ऊपर भी फोर्स कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंसर्शन को फिक्स कर दो तो वो अपनी ओरिजिन के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि जो इलियकस मसल है ये क्या करेगा, जैसे ही ये इलियकस मसल टाइट होगा ये इलियक फोसा को अपनी तरफ पुल करेगा। तो जब ये इलियक फोसा को अपनी तरफ पुल करेगा तो अल्टीमेटली पेल्विस एज अ होल क्या करेगी, एंटीरियरली रोटेट कर जाएगी। जी बेटा बात की समझ आई है? यस सर। जी सर। जी बच्चों बात की समझ आई है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो वो कहता है कि जब पेल्विस एंगल कहाँ पे? एंटीरियरली कर जाए और हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, हिप जॉइंट के ऊपर क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, फ्लेक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे हिप जॉइंट के ऊपर अगर एसिमेट्री या मैल अलाइनमेंट प्रोड्यूस हुई है तो वो अल्टीमेटली आपके नी जॉइंट को ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। ठीक है, नी जॉइंट जो है वो फ्लेक्स होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू दिस कंपनसेशन ऑफ द हिप जॉइंट फ्लेक्शन। ठीक है, समझ आ गई बेटा? और जब नी जॉइंट फ्लेक्स होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी वेट बेयरिंग मुश्किल हो जाएगी। जैसे बूढ़े लोग अक्सर चलते हैं तो वो अपने नी जॉइंट को हिप जॉइंट को फ्लेक्स करके चलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ किस वजह से कंपनसेटरी चेंजेस हैं, और आपको पता है उनके लिए मुश्किल कितना होता है चलना या स्टेप्स चढ़ना। ठीक है सर तभी उनको स्टेयर्स चढ़ने में मसला होता है, मतलब वो ऐसे टिल्ट होके चढ़ते हैं या उतरते हैं। यस ठीक है, या उनको हम क्या असिस्ट करते हैं कि आप रैंप इस्तेमाल कर लें। ठीक है, क्योंकि जब भी वो अपना 1 फुट आगे रखते हैं, अब वो दोनों इकट्ठे तो नहीं ना आगे रख सकते, स्टेप पे चढ़ सकते। ठीक है, तो जब वो अपना एक स्टेप ऊपर रखते हैं, अक्सर आप हमें ये कंप्लेन मिलती है कि बूढ़ा बंदा था वो वॉशरूम में गिर गए। वॉशरूम में कैसे गिर गए, वो वजू वगैरह करने के लिए जाते हैं तो अपना एक पाँव ब्लड से उठा के सीट में रखते हैं या धोने की कोशिश करते हैं पाँव को उठाने की, तो वो एक जो दूसरा फुट है वो उसको स्टेबल नहीं रख पाता पूरी बॉडी को। ठीक है, क्योंकि पूरी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वो आउट ऑफ द अलाइनमेंट है, हिप जॉइंट भी फ्लेक्स है। ठीक है, नी जॉइंट भी फ्लेक्स है। ठीक है, जब आप रेस्टिंग पोजीशन में नहीं होगे तो अल्टीमेटली आपके मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आप सबको कहता हूं जी आप नी जॉइंट फ्लेक्स करके खड़े हो जाएं। ठीक है, आप सारे मतलब यंगर इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, क्या आप खड़े रह सकते हैं आधे घंटे से ज्यादा के लिए? नहीं खड़े रह सकते। होगा क्या आपके मसल्स क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल मसल अपनी एक्टिव टेंशन क्रिएट करके आपको स्टेबल रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपने नॉर्मल पोजीशन को नहीं अपनाया हो। समझ आई बेटा बात की? Yes, sir. सर ये जो रेक्टस माइनर टाइट होता है तो वो भी तो पेल्विक को पोस्टीरियर करवा सकता है फिर? अच्छा, इरेक्टस स्पाइनाई जो है दैट इज आप कह लो दैट इज अ लोकलाइज्ड मसल ऑफ द लंबर स्पाइन। ठीक है, लंबर स्पाइन में होता है, थ्रेसिक में भी होता है, सर्वाइकल में भी होता है। ठीक है, ये पेल्विस के साथ अटैच नहीं होता। ठीक है बेटा, जी सर। तो वो पेल्विस के ऊपर कैसे पॉजिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके? ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। okay, so let's start with the neurological evaluation of nerve root syndromes. ठीक है, अच्छा वो कहता है कि जी न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए
एक तो हमें हमारे पास नॉलेज होना चाहिए किस चीज का, मायोटॉम्स का, डर्माटॉम्स का और स्क्लेरोटॉम्स का, और इसके अलावा हमारे पास नॉलेज होना चाहिए पेरिफेरल नर्व का। नर्व रूट इज समथिंग एल्स, ठीक है, जबकि पेरिफेरल नर्व इज समथिंग एल्स, ठीक है। बेशक नर्व रूट ही मिलके पेरिफेरल नर्व बना रही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सस आपको याद हो तो C5, C6, C7 मल्टीपल नर्व रूट्स मिलके एक पेरिफेरल नर्व बना रही होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना? यस सर, यस सर। सही है। तो जब कॉम्बिनेशंस आ जाए ना नर्व रूट्स का किसी एक पेरिफेरल नर्व को बनाने के लिए, तो इट मींस कि देयर इज अ डिफरेंस। अब वो कहते हैं कि आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है कि पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्व है या नर्व रूट इन्वॉल्व है। लेट्स से हमारे पास एक पेशेंट आता है इस कंडीशन के साथ कि जी मुझे पेन है, ठीक है, और नमनेस फील हो रही है लेटरल 3.5 फिंगर्स पे, लेटरल 3.5 फिंगर, ये लेटरल 3.5 फिंगर, मुझे यहाँ पर क्या पेशेंट कहता है, मुझे नमनेस फील हो रही है। अब हमारा डायरेक्ट किसके ऊपर जाएगा फोकस कि ये क्या है, किसकी इनर्वेशन है? मीडियन नर्व। मीडियन नर्व। क्या हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये C7 की इनर्वेशन है या C8 की इनर्वेशन है? हम ये तो नहीं ना नो कहते। सर। हम क्या कहते हैं? दैट इज मीडियन नर्व, ठीक है, दैट इज मीडियन नर्व। अच्छा, अब जो बहुत जिनका अच्छा नॉलेज है एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, वो क्या चीज पूछने की कोशिश करते हैं, मतलब पूछते हैं, बाद में उसको वो फिजिकल एग्जामिनेशन से टेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये तीनों एक जितना ही सोती हैं, एक जितना ही नंब होते हैं, या इनमें से कोई एक बहुत ज्यादा नंब होती है, ठीक है। क्या पूछते हैं कि इनमें से कोई एक ज्यादा नंब हो रही है या तीनों एक जितना ही नंब होती हैं। अब वो क्या डिफरेंशिएट करना चाह रहा है कि क्या ये किसी एक नर्व रूट का इश्यू है? बेटा बात को समझना है, क्या ये किसी एक नर्व रूट का इश्यू है या फिर ये पेरिफेरल नर्व का अपनी रूट में कहीं पर इशू है? क्योंकि मीडियन नर्व तो बेटा आपका पूरा एक रूट ट्रेवल करके आ रही है ना यहाँ तक, तो मीडियन नर्व के रूट में तो कहीं पर भी इशू आ सकता है। वो यहाँ मीडियन नर्व भी हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है, वो एल्बो जॉइंट में भी कंप्रेस हो सकती है, ठीक है, जो फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस के सॉरी, जब आप यहाँ पे एल्बो जॉइंट में कहीं पर भी कोई कंप्रेशन आ जाए, यहाँ पर भी मीडियन नर्व और यहाँ पे बाइसेप के बिल्कुल पास मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है, ठीक है, मीडियल साइड के ऊपर बाइसेप के पास मीडियन नर्व हो सकती है कंप्रेस। तो वो तो मीडियन नर्व अपने रूट में कहीं पर भी कंप्रेस हो सकती है ना, लेकिन नर्व रूट ने कहाँ पर कंप्रेस होना है? नर्व रूट के लिए सिर्फ एक ही जगह है, दैट इज इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट कि क्या मीडियन नर्व अपने रूट में कहीं पर कंप्रेस हो रही है या कंप्रोमाइज हो रही है, या फिर एक्चुअली देयर इज अ नर्व रूट जो कि इरिटेट हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। बेटा डिफरेंशिएट, समझ आइए बात की मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? यस सर। जी सर। ठीक है, अब देखो दोनों चीजों के लिए मैनेजमेंट भी डिफरेंट है। जब हमें डायग्नोसिस सही बनाना आएगा तभी हम मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जितने भी ये इश्यूज है ना, ये सारे मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हैं, दिस इज नॉट न्यूरोलॉजिकल, दिस इज अ मस्कुलोस्केलेटल इश्यू, इसलिए हम लोग इसको मैनुअल थेरेपी में पढ़े। अब जी नर्व रूट का इश्यू है, तो नर्व रूट में क्या है? इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है ना, बाय बर्थ तो नर्व रूट का कोई इश्यू नहीं है। एक 45 इयर्स का इंडिविजुअल आपके पास आता है तो उसको पहले 35 सालों में या 40 सालों में तो ये इश्यू नहीं आया, अब क्यों आ रहा है? ऑब्वियसली दैट इज ड्यू टू सम ऑक्यूपेशन, ये ड्यू टू एनी इंजरी, ठीक है, ये ड्यू टू इट्स हिज और हर पोस्चर्स, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पे नर्व रूट की मैनेजमेंट डिफरेंट है, मीडियन नर्व की मैनेजमेंट डिफरेंट है, पेरिफेरल नर्व की मैनेजमेंट डिफरेंट है। समझ आइए बेटा बात की? नर्व रूट के लिए हम लोग क्या मैनेज करेंगे? हम लोग सर्वाइकल ट्रैक्शन देंगे, हम लोग सर्वाइकल स्पाइन के जितने भी मसल्स हैं सराउंडिंग में, चाहे वो साइड बेंडर्स हैं चाहे वो रोटेटर्स हैं, ठीक है, ठीक है, साइड बेंडर्स हैं, रोटेटर्स हैं या फिर फ्लेक्सर्स हैं, एक्सटेंसर्स हैं, हम इनको क्या करेंगे? स्टेबल करने की कोशिश करेंगे या इनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर मीडियन नर्व कहीं पर इश्यू क्रिएट कर रही है
तो या तो पहले हम मीडियन नर्व का जो बेड है जिसके ऊपर वो ट्रेवल करे, या तो हम उस बेड को मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि जी मीडियन नर्व की जो कोई उसके साथ एडहीजन है हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें, या हम उसको उस एडहीजन को ब्रेक कर सकें जो उसने अपने बेड के साथ बना ली है, जिसकी वजह से उसकी जो कंडक्शन में इशू आ रहा है और क्या आ रही है, नमनेस आ रही है। ठीक है, समझ आई बेटा बात की? यस सर। जी बच्चों। जी सर अगर पूरी आर्म अगर हो रही है तो फिर हम नर्व रूट का ही करें इसे, ये थोड़ा सा समझाएं। अच्छा, पूरे आर्म के अंदर अगर हो रही है, ठीक है, तो वो उसको तो पहले ये डिफरेंशिएट करना है कि क्या ये किसी ट्रिगर पॉइंट की है या नर्व की है, क्योंकि देखो पेन जो है ना वो ट्रिगर पॉइंट की वजह से भी हो सकती है, वो नर्व की वजह से भी हो सकती है, लेकिन जो नमनेस है ना, नमनेस, ठीक है, सेंसरी सिम्टम्स जो हैं या मोटर सिम्टम्स जो हैं वो हमेशा किस में आएंगे, नर्व्स के अंदर आएंगे, वो चाहे पेरिफेरल नर्व है वो चाहे नर्व रूट है। लेकिन पेन को तो सबसे पहले हमने ऐसे डिफरेंशिएट करना है ना, ये पेन ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, क्या ये नर्वस स्ट्रक्चर से इशू हो रही है, क्या ये जॉइंट से हो रही है, क्या ये मस्कल में ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से हो रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ आई है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज को बता दूं। आप लोगों ने मायोटोम्स पढ़े होंगे, पढ़े हैं मायोटोम्स? जी सर। जी यस सर। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों ने डर्माटोम्स भी पढ़े हैं। जी सर। यस सर। अब वो कहता है कि जो C5 होता है वो क्या करता है, ये लेटरल एस्पेक्ट की स्किन को सप्लाई करता है, C5 ऐसे ही है ना? ठीक है, अगर C6 की हम बात करें, ठीक है, तो C6 क्या करता है, एंट्रोलेटरल पोर्शन ऑफ द अपर आर्म, ठीक है, इसको सप्लाई करता है। C7 की बात करें तो वो एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट फोरआर्म टिल दिस फिंगर, ठीक है। फिर जो C8 होता है वो यहाँ पर इतना सा पोर्शन होता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है, जिसमें आपको सेंसेशन देता है C8, सॉरी जो C6 है बेटा, सॉरी जो C6 है वो एंट्रोलेटरल पोर्शन फोरआर्म का प्लस आपके ये फर्स्ट 2 फिंगर्स, 2.5 फिंगर, इसको सप्लाई करती है C6, ठीक है। जो C7 होता है दैट इज द इनर रेंज, ठीक है, इंटरमीडिएट बिटवीन दीज 2 फिंगर्स, यहां पर सप्लाई करता है। और जो C8 होता है वो लेटरल 1.5 फिंगर, जस्ट लाइक दिस, लेटरल 1.5, इसमें ये वाला हाफ नहीं है, इसमें हाफ कौन सा है, ये वाला हाफ है, ठीक है। सो मीडियल 1.5 फिंगर प्लस एंट्रोमीडियल पोर्शन ऑफ द फोरआर्म, यहाँ C8 करते हैं, और फिर T1 जो है वो आपके एंट्रोमीडियल पोर्शन ऑफ द अपर आर्म, ठीक है, और आपके इसको जो पहली रिब है ना बेटा, जस्ट बीनीथ द क्लेविकल, ठीक है, यहां तक सप्लाई करता है T1, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर फर्ज करो यहाँ पे वो पेशेंट कहता है जी मुझे ये वाली जो उंगली है ये मेरी ज्यादा सोती है, ठीक है, ठीक है, तो इट मींस कि मैं ये कह सकता हूँ कि जी इसका C6 इन्वॉल्व है। यस सर। वो कहता है जी मेरी सोती सारी है लेकिन जो ये वाली उंगली है ये सबसे ज्यादा सोती है और ये सोई रहती है, तो मैं ये कह सकता हूँ इट इज C6 दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं क्या करूं, मैंने सिर्फ ये सुना कि जी पेशेंट की ये 3.5 फिंगर सो रही हैं, मैंने क्या किया, मीडियन नर्व की सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा, तो डिफरेंस कहां पर आया है, क्योंकि एक्चुअली मैंने C6 नर्व रूट को टच ही नहीं किया, या मैंने उस नर्व रूट को मैनेज करने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है, मैंने ये पूछना गवारा ही नहीं किया कि इनमें से कौन सी उंगली है जो ज्यादा देर सोई रहती है या हमेशा सोई रहती है, ठीक है, समझ आई बेटा बात की? तो एक्चुअली क्या है, नर्व रूट को डिफरेंशिएट हमने किया किससे, फ्रॉम द पेरिफेरल नर्व, ठीक है। डर्माटोम को एक्चुअली हम लोग किससे डिफरेंशिएट करें, पेरिफेरल नर्व की इनर्वेशन से, ठीक है। बच्चों बात की समझ आ गई है? जी सर।
जी बच्चों, बात की समझ आई है? यस सर। जी यस सर। यस सर। ओके, अब वो कहते हैं जिस तरीके से ये हम लोगों ने बात कही है ना, इसी तरीके से वो कहते हैं बॉडी में कुछ ऐसी भी सरफेसेस हैं, जैसे इंटरस्कैपुलर रीजन है, तो इंटरस्कैपुलर रीजन में वो कहता है कि एक पोर्शन को एक पेरिफेरल नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व है, लेट्स से वो उसकी स्किन को सप्लाई करिए अगर हम पेरिफेरल नर्व की बात करें, लेकिन लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की जो नर्व रूट्स हैं, ठीक है ना, वो नर्व रूट इसकी डर्माटोम नहीं है। जैसे यहाँ पे तो ये है ना कि सिमिलर हैं, क्योंकि जी C6 आ रही है तो C6 एक्चुअली इन्वॉल्व होती है मीडियन नर्व बनाने में भी, ऐसे ही है ना बेटा? जी सर। C6 नर्व रूट एक्चुअली मीडियन नर्व भी बना रही है ना, कि नहीं बना रही? यस जी सर, सर। बना रही है। नर्व बना रही है ना, C6 भी बना रही है, C7 भी बना रही है, जी। ठीक है, जी सर। C8 भी बनाती है, T1 भी मीडियन नर्व बनाती है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं C6 यहाँ पे डर्माटोम भी है, मीडियन नर्व भी है, ये सिमिलर केसेस हैं। अब वो कहते हैं एक केस आप ये देखो कि जिसमें ऑपोजिट हैं, मतलब कि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जिस इंटरस्कैपुलर रीजन को सप्लाई कर रही है ना, लेट्स से बेटा यहाँ पे ये देखिएगा, लेट्स से दिस इज अ रीजन, इंटरस्कैपुलर रीजन है, यहाँ पे आपकी लॉन्ग थ्रेसिक नर्व सप्लाई कर रही है स्किन को, लेकिन लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की जो नर्व रूट है दैट इज नॉट द सेम जो एक डर्माटोम के, लेट्स से T2 जो है वो नर्व रूट सप्लाई कर रही है इस डर्माटोम को, इस स्किन को जो नर्व रूट सप्लाई कर रही है दैट इज T2, लेकिन जो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जहां से राइज कर रही है वो T3 T4 है, T2 नहीं है। तो ये डिफरेंट केस हो गया, ठीक है, ये डिफरेंट केस इन अ सेंस कि यहाँ पे जो पेरिफेरल नर्व की जो इनर्वेशन है या जो नर्व रूट है वो नहीं है जो डर्माटोम की, ठीक है। सर आप इन अदर वर्ड्स ये कहना चाह रहे हैं मायोटोम्स और डर्माटोम डिफरेंट, इस वजह से सर ये बता रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कंपोजिशन है ना पेरिफेरल नर्व की, ठीक है, वो डिफरेंट है, ठीक है, वो सर कैसे जो आपने अभी डिफरेंट है बताया वो दोबारा रिपीट कर दें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लेट्स से दिस इज एन एरिया, इंटरस्कैपुलर रीजन का ये एक एरिया है, ठीक है, अगर हम इस एरिया की पेरिफेरल नर्व की बात करें ना कि इसको पेरिफेरल नर्व कौन सी सप्लाई कर रही है, स्किन को कौन सी पेरिफेरल नर्व इनर्वेट कर रही है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की। अच्छा, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व किससे मिलकर बन रही है, लेट्स से T3 और T4 से मिलकर बन रही है, ठीक है, समझ आ गई बेटा बात की? यस सर। रीजन यही है। हम बात कर रहे हैं इसकी नर्व रूट की, हम बात कर रहे हैं इसकी डर्माटोम की, हम पेरिफेरल नर्व की इनर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, डर्माटोम की। डर्माटोम। इस डर्माटोम। एरिया का जो डर्माटोम है वो डिफरेंट है, दैट इज T2। मतलब कि उसे कहीं और से सप्लाई आ यस रही सर, है। आ गई समझ। हाँ जी, यहाँ ये जो फिंगर वाली बात मैंने बात बताई थी, ये तो C6 है ना बेटा, यहाँ पे तो C6 से सप्लाई कर रही है ना, और मीडियन नर्व भी C6 से ही बंध रही है, ऐसे ही है ना, यस सर। ये सिमिलर चीजें हैं, ठीक है बेटा, यस बात सर, और समझ आ वहाँ रही पे है? डिफरेंट हो जाते हैं। ये सिमिलर चीजें हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है किस चीज के ऊपर, नर्व रूट जो डर्माटोम है वो डिफरेंट है, नर्व रूट डिफरेंट है। अब मैंने लॉन्ग ये नहीं देखना कि मैंने लॉन्ग थ्रेसिक नर्व को करना है या मैंने T2 को करना है, मैंने इसके साथ एसोसिएटेड बाकी चीजें देखनी है कि क्या लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जिस मसल्स को सप्लाई कर रही है क्या वो मसल्स अफेक्टेड हैं, अगर तो वो मसल्स अफेक्टेड हैं तो फिर मैं लॉन्ग थ्रेसिक नर्व को मैनेज करूंगा, अगर वो मसल्स अफेक्टेड नहीं है और ये स्किन का ये ही सिर्फ सेगमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो फिर मैं किसको करूंगा ट्रीट, T2 को T2। करूंगा, जी शाबाश, सर। ठीक है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट, आप में ये नॉलेज इस चीज को बेटा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करनी है कि जी डर्माटोम अलहदा है, पेरिफेरल नर्व की इनर्वेशन अलहदा चीज है। पेरिफेरल नर्व में आपको सेंसरी डिस्टरबेंस के साथ मोटर वीकनेस मिलनी चाहिए ना? यस सर। यस सर।
कि जी पेरिफेरल नर्व एक जगह पे कंप्रेस हो रही है, अच्छा जी वो इतनी ऐसी कंप्रेशन है कि जी वो सिर्फ सेंसरी इशू क्रिएट कर रही है, वो मोटर वीकनेस नहीं क्रिएट कर रही। इज इट पॉसिबल? नो सर। नो। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि जी सेंसरी इश्यूज भी आएंगे, मोटर इश्यूज भी आएंगे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट, कुछ हमारे पेरिफेरल नर्व्स ऐसे भी हैं जो कि प्योर मोटर नर्व है, उसमें सेंसरी इनर्वेशन बहुत कम होती है। अच्छा, प्योर मोटर नर्व कौन सी है? रेडियल नर्व, इट इज एन एग्जांपल। ये प्योर मोटर नर्व इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेंसरी जो इनर्वेशन है वो बहुत कम है, इसमें मोटर सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, इसमें क्या है, मोटर इनर्वेशन ज्यादा है, इसमें सेंसरी इनर्वेशन नहीं है। कुदरत अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने इसमें सेंसरी इनर्वेशन नहीं रखी हुई। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए मीडियन नर्व को, तो मीडियन नर्व हाफ मोटर है, हाफ सेंसरी है। जब मीडियन नर्व एज अ पेरिफेरल नर्व बेटा डैमेज होती है ना, तो पेशेंट को सिंपैथेटिक इश्यूज भी आते हैं, वैसोमोटर चेंजेस भी आती हैं, पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है जब मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है। बात समझ आइए बेटा बात की? सर अगर नर्व रूट इन्वॉल्व होगा तो स्किन यानी कि सेंसरी सिग्नल्स आएंगे, सेंसरी सेंसेशन फील होगी पेशेंट को, बेटा नर्व रूट फिर मोटर तो नहीं होगी ना सर अगर नर्व रूट इन्वॉल्व होगा तो। देखिए यही मैं बात, देखो अगर आप इस चीज को समझो, तो हमने डर्माटोम्स भी पढ़े हैं, आपने मायोटोम्स भी पढ़े हैं, क्या हमने नहीं पढ़े डर्माटोम्स और मायोटोम्स? आपको पता है? यस सर पढ़े हैं। डर्माटोम भी होता है, मायोटोम भी होता है। अब मायोटोम भी तो वही बात है जो डर्माटोम के लिए है, कि ग्रुप ऑफ मसल्स को एक नर्व रूट सप्लाई कर रही है, उसको हम मायोटोम बोलते हैं। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं यस सर। कह रहा कि नर्व रूट जहां पर इन्वॉल्व होगी वहां पर सिर्फ सेंसरी इश्यूज ही आएंगे। मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू डिफरेंशिएट कि whether it is the median nerve, whether it is the peripheral nerve that is going to affect that is going to produce sensory and muscular weakness, or is it the nerve root जो कि अपने डर्माटोम को और मायोटोम को अफेक्ट करे। बात की समझ आइए? यस सर। यस सर, आ गई है। अच्छा, मैं अब आपको एक और मदद की, मैं मसल्स के लिहाज से बता देता हूँ, आपको शायद ज्यादा क्लियर होगा। मीडियन नर्व जो है ना बेटा, मीडियन नर्व ये 3.5 फिंगर को सप्लाई कर रही है, लेकिन जब हम मीडियन नर्व के मसल्स की बात करें ना, मीडियन नर्व के मसल्स की बात करें, तो मीडियन नर्व के जो मसल्स हैं हैंड के अंदर वो हैं जो थिनार एमिनेंस बना रहे हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये तीनों जो है वो थिनार एमिनेंस बना रहे हैं, मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है मसल्स को। लेकिन अगर जब मैं C6 की बात करूं ना, तो C6 हमारी क्या करवाती है? एल्बो फ्लेक्शन एंड रिस्ट एक्सटेंशन, अगर मायोटोम की मैं बात करूं। जी सर, यस में सर। पढ़ा ठीक है, तो क्या डिफरेंस आ गया यहाँ पर? जी सर। सर। ठीक है, तो जिस तरीके से सेंसरी इश्यूज में डिफरेंस आएगा, उसी तरीके से मस्कुलर वीकनेस में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि इज इट द नर्व रूट, टारगेट क्या है, क्या ये नर्व रूट है या फिर ये पेरिफेरल नर्व है। पेरिफेरल नर्व की मैनेजमेंट डिफरेंट है, नर्व रूट की मैनेजमेंट डिफरेंट है। आपकी समझ आ गई है? यस सर। सर एक एग्जांपल को रिपीट कर दें जो मसल्स के अकॉर्डिंग है। मैंने बात की, मीडियन नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है थिनार एमिनेंस को, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, सही है। मीडियन नर्व के ये वाले मसल्स पैरालाइज्ड होने चाहिए हैंड में। ठीक है, अगर हम बात करें रिस्ट की, ठीक है, तो रिस्ट में प्रोनेटेड क्वाड्रेटस है, प्रोनेटेड टीरीज है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है। ठीक है, मतलब ये वाले फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस है, सॉरी फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस है, मतलब ये वाले मसल्स पैरालाइज्ड हो रहे हैं जो रिस्ट की फ्लेक्शन करवा रहे हैं। लेकिन अगर मैं C6 नर्व रूट की बात करूं, तो C6 नर्व रूट एक्चुअली क्या करवाती है? एल्बो फ्लेक्शन और रिस्ट एक्सटेंशन करवा रही है। तो यहाँ पर मतलब तो सर डिफरेंस नर्व रूट में हमने उसका वो भी देखना है, मायोटोम भी देखना है और डर्माटोम भी देखना है।
यस तो और जो मीडियन नर्व अगर होगी तो उसमें हमें ये पता है कि सेंसरी लॉस भी होगा और मोटर लॉस भी होगा। मोटर लॉस भी होगा। अगर रेडियल नर्व आएगी तो रेडियल नर्व में सिर्फ मोटर लॉस ही होगा, सेंसरी लॉस नहीं होगा। वो फिर ठीक नर्व है, पे डिपेंड करता है कि नर्व कौन सी है, और अगर नर्व नर्व रूट इन्वॉल्व होगा तो हम दोनों चीजें देखेंगे कि वीकनेस आएगी मसल्स की भी, जो मायोटोम्स हैं, और डर्माटोम भी इफेक्ट हो। बिल्कुल ठीक, ठीक है, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट बेटा डिफरेंट है। हम अक्सर जो गलती करते हैं या जिसमें पेशेंट को नुकसान होता है या पेशेंट इंप्रूव नहीं कर पाता, वो ये डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशिएशन हम नहीं कर पाते। ठीक है, जी सर। okay, so that is today's lecture. Hope you have enjoyed it. सर यस जी सर। बेटा, सर प्लीज कोई टिप दे दें मायोटोम्स और डर्माटोम्स याद करने की, मतलब हम भूल जाते हैं ना। मायोटोम और डर्माटोम टिप तो बेटा ऐसी कोई नहीं है। लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए वो टिप थी, वो जो कि जी अगर ब्रेस्ट पेंट में आप हाथ डालें तो वो जो पोजीशन होगी वो L1 की होगी, ठीक है, और जब आप जीन्स की पैंट में हाथ डालें, ठीक है, तो वो L2 की होगी। मतलब उसके लिए है, लेकिन ऐसे चप्पर एक्सट्रीमिटी के लिए नहीं है बेटा, वो आपको याद ही करने पड़ते हैं कि जी एंड इस पोर्शन को जस्ट लाइक दिस अपने अपने बाजुओं के ऊपर ट्राई कीजिए बार बार कि जी इसको ये सप्लाई कर रहा है, इसको ये सप्लाई कर रहा है। ठीक है, सर मेरे पास एक वीडियो थी, वो मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, अगर तो वो वैलिड है तो फिर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मैंने आपको हेलो। मेल की थी। हाँ जी आयशा बेटा, मुझे आपकी मेल मिल गई है। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ना 3-4 बच्चे हैं, ठीक है, वो जो जिन्होंने मैनुअल थेरेपी का आज क्विज देना है, जिनका सेचेट एक वो थेराप्यूटिक्स का भी था, वो काइंडली मुझे मेल कर दें, मैं आप लोगों को ना टाइम भेज देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को पेपर भी भेज दूंगा। ठीक है, सर आपने 6:30 का बोला था। हाँ 6:30 के करीब करीब ही कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ओके सर। सर अभी दोबारा मेल करें? नहीं आपको करने की जरूरत नहीं, मैं बाकी बच्चों को कह रहा हूँ, बाकी जो बच्चे हैं आपकी क्लास, इस क्लास में मैनुअल थेरेपी की क्लास में, वो भी काइंडली बच्चों मेल कर दें। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हेलो।